हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमने ऐसा टॉपिक चूज किया है जिससे रिलेटेड सम्स हर एग्जाम्स में होते ही होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो उससे रिलेटेड बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स आपको समझाएंगे, फॉर्मूलाज कौन कौन से यूज करने हैं वो भी आपको समझाएंगे और कुछ सम्स करके दिखाएंगे ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे करने हैं। और जो भी सम हमने पिकअप किया है वो सारे इंपॉर्टेंट है, सारे अलग अलग टाइप के सम्स है जो कि एग्जाम में वही उसी पैटर्न के सम्स फॉलो किए जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो। तो आइए समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट। कोई चीज मैं अगर 100 रुपए में खरीदता हूं और उसको मैंने बेचा मान लो 150 रुपए में, तो मेरा यहाँ मुनाफा कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ? 100 रुपए में खरीद के 150 में बेचा मतलब 50 रुपए का मुनाफा हुआ। जितने में मैंने बेचा उसको मैं कहूंगा सेलिंग प्राइस। सेल किया ना 150 रुपए में, तो 150 रुपए हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में हम लिखते हैं एसपी, ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस। और मैंने खरीदा कितने में था? मैंने बोला था 100 रुपए में मैंने खरीदा। मैं दुकानदार हूँ, कहीं से भी होलसेलर हो, प्लांट से हो, फैक्ट्री से हो, कहीं से तो खरीद के लेके आऊंगा। जितने में मैंने खरीदा उसको कहेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट कितना पड़ा मेरे लिए, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो इन शॉर्ट मैंने कितने में खरीदा ये हो गया कॉस्ट प्राइस, और कितने में बेचा ये हो गया सेलिंग प्राइस और सेल प्राइस। अगर मैं ज्यादा में बेचता हूं, मैं दुकानदार हूं तो मैं बेचूंगा, ज्यादा में बेचूंगा ना, ऑब्वियस सी बात है। प्रॉफिट कमाने बैठा हूं तो ज्यादा में ही बेचूंगा। जब मैं ज्यादा में बेचता हूं तो क्या होता है, मेरा प्रॉफिट होता है। जाहिर सी बात है, कम रेट में खरीद के ज्यादा में बेचना मतलब प्रॉफिट होना है। तो जब प्रॉफिट निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ज्यादा से कम को माइनस करेंगे। ज्यादा यहाँ क्या है, सेल प्राइस है। प्रॉफिट हो रहा है ना भाई, सेल प्राइस है। सेल प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ, सेल प्राइस माइनस एसपी। सेल प्राइस या सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इससे हमारा प्रॉफिट निकल जाता है। अब लॉस क्या हुआ? अब ऐसा भी केसेस आता है जब मैंने सामान खरीदा, मैं बिजनेसमैन हूँ, दुकानदार हूँ, मैंने सामान खरीदा, अब दुकान चल नहीं रहा है मार्केट में। तो क्या होता है, कभी कभी दुकानदार लोग सोचते हैं कि भाई प्रॉफिट तो छोड़ो, कुछ तो पैसे आ जाए, ये तो मार्केट में चल ही नहीं रहा है, काफी साल से ऐसे पड़ा हुआ है, काफी महीने से गोदाम में पड़ा हुआ है, तो उसको तो बेच के कुछ तो पैसे आ जाए। तो अगर सर 100 रुपए में खरीदा हुआ है कोई सामान, तो वो क्या करता है, तो उससे कम में बेच देता है। मान लो 80 रुपए में बेच दिया, तो इसका 100 रुपए में खरीदा हुआ था और कम में बेच रहा है, तो लॉस ही हुआ ना। तो लॉस कितने का हुआ, 20 रुपए का। यहाँ हम 20 रुपए का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कॉस्ट प्राइस के, कॉस्ट प्राइस से माइनस करते हैं जितना सेल किया। तो लॉस जब होता है हम करते हैं कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस को माइनस, और प्रॉफिट जब होता है सेल से कॉस्ट को माइनस। ध्यान दो आप इसमें, जब प्रॉफिट होता है जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, तो सेलिंग प्राइस ज्यादा वाले से कम को माइनस कर रहे हैं। और जब लॉस हो रहा है तो क्या, सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो हम ज्यादा वाले से कम वाले को माइनस करें। दोनों ही केस में ज्यादा वाले को कम वाले से माइनस कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतने हैं, प्रॉफिट के टाइम पे हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करते हैं, और लॉस के टाइम पे कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस करते हैं। क्योंकि प्रॉफिट के टाइम में सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है और लॉस के टाइम में कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं आया फिर से रिपीट कर देता हूँ। कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट मतलब खर्चा कितना पड़ा मेरे लिए, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे लिए खर्चा कितना पड़ा। कोई सामान मैं खरीद के लाके रखा हूँ बिजनेस करने के लिए, बेचने के लिए। 100 रुपए में खरीदा, 150 में बेचा, मतलब मेरा 50 रुपए प्रॉफिट हो गया। सीधा 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 हिसाब। तो अब क्या करेंगे, बेचा मैंने 150 में, तो मेरा सेलिंग प्राइस 150 हो गया, और खरीदा था 100 में, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, 50 रुपए। कैसे मैंने निकाला, 150 से 100 माइनस किया, तो 150 था सेलिंग प्राइस, 100 था कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये हो गया प्रॉफिट। और ऐसे ही लॉस उल्टा होता है, क्योंकि ज्यादा में खरीद के मैं कम में बेचता हूँ तभी लॉस होता है ना। तो इसीलिए कॉस्ट प्राइस जो ज्यादा वाला है उससे कम प्राइस वाला जो सेलिंग प्राइस है उसको मैंने माइनस किया, तो आ गया मेरा लॉस। ठीक है, अब ये समझ में आया प्रॉफिट एंड लॉस। अब आते हैं परसेंटेज निकालना, कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, क्या रूल होता है। देखो, कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस वाले सामने सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस वाले सामने क्या होता है, जब भी आपको बोला जाता है कितने परसेंट प्रॉफिट या कितने परसेंट लॉस हुआ, आपको एक चीज ध्यान रखना है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कैलकुलेशन हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होता है। अनटिल एंड अनलेस, जब तक ना आपको बोला जाए कि
कैलकुलेट करो सेलिंग प्राइस पे। अगर स्पेशली कोई किसी क्वेश्चन में लिखा जाता है कि ये है, इतने में खरीदा इतने में बेचा, अब कैलकुलेट करो कि सेलिंग प्राइस पे कितना सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो नॉर्मली सेलिंग प्राइस पे नहीं होता, बाय डिफॉल्ट कैलकुलेशन प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन प्रॉफिट के ऊपर होता है। सीधी सी बात है ना भाई, 100 रुपए में अगर खरीदा है तो मैं देखूंगा ना मैंने जितने में खरीदा उससे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो मेरा सारा हिसाब तो कॉस्ट प्राइस के साथ जुड़ा हुआ है ना भाई, क्योंकि कॉस्ट प्राइस इतने में मैंने खरीदा, अब उससे ज्यादा में बेचा तो प्रॉफिट कम में बेचा तो लॉस। तो जाहिर सी बात है परसेंटेज कैलकुलेशन भी कॉस्ट प्राइस के ऊपर उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो कैलकुलेशन हमेशा जब भी परसेंटेज बोला जाता है तो हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितने परसेंट लॉस हुआ। ये कैलकुलेशन के टाइम पे आपको ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। कोई कोई क्या करता है सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेशन कर लेता है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस की परसेंटेज कैलकुलेशन कर लेता है, तो वो गलत हो जाता है। अब आते हैं कुछ फॉर्मूलाज। प्रॉफिट परसेंट की फॉर्मूला क्या है, देखो कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। मेरे को बोला है 100 रुपए में मैंने खरीदा और 50 रुपए में बेचा, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ है 50 रुपए का। अब कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ इसको कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करके परसेंटेज प्रॉफिट, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हुआ, हमारा 100 में खरीद के 150 में बेचा ना, 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट मैंने यहाँ डाल दिया 50। और कॉस्ट प्राइस क्या है, जितने में खरीदा, कितने में खरीदा था 100 रुपए में, तो 100 में यहाँ लिख दूंगा और फिर बाकी ये 100% यहाँ, फिर कटिंग वटिंग करके जो आएगा उतने परसेंट प्रॉफिट है, सीधा सीधा हिसाब। अब आते हैं लॉस परसेंटेज में। 100 रुपए में खरीद के 80 रुपए में बेचा, मेरा लॉस कितना हुआ, 20 रुपए का लॉस हुआ, तो लॉस को यहाँ डाल दूंगा और कॉस्ट प्राइस कितने का था, 100 रुपए का था। ठीक है, सो यहाँ डाल दूंगा, कैलकुलेशन के बाद जो आ जाएगा ऐसे लॉस परसेंटेज निकल जाएगा। तो सीधा हिसाब है, प्रॉफिट परसेंटेज के टाइम पे प्रॉफिट ऊपर लिखो, कॉस्ट प्राइस नीचे लिखो, और लॉस परसेंटेज में लॉस ऊपर लिखो, कॉस्ट प्राइस नीचे लिखो। तो मैंने बोला था ना कि परसेंटेज लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो ये देखो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही हम निकालते हैं, तो दोनों फॉर्मूला में देखो कॉस्ट प्राइस ही आ रखा है। ठीक है, अब आते हैं इसमें, ये कुछ फॉर्मूलाज है जिससे आप डायरेक्ट सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। वैसे तो ये सारा जो फॉर्मूलाज ये और ये मिला के जो है ना आप निकाल सकते हो, ये जो आया हुआ है ना इनसे डिराइव होके मतलब निकाला गया है। लेकिन सीधा सीधा डायरेक्टली अगर आप याद रख सकते हो वेल एंड गुड, नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, इनको यूज करके भी हम कर सकते हैं। अब डायरेक्ट अगर याद रख ले तो इंस्टेंटली काम हो जाता है। देखो सेलिंग प्राइस क्या है, जब प्रॉफिट का केस हो, जब प्रॉफिट बन रहा है, जैसे कोई बोला कि मैंने कोई चीज 200 रुपए में खरीदा, उसमें 50% मेरा प्रॉफिट हो गया, 50% प्रॉफिट में मैंने बेचा, 200 रुपए में खरीद के 50% प्रॉफिट में बेचा, तो मेरा सेलिंग प्राइस मैंने कितने में बेचा, तो मेरे को क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। यहाँ ऑलरेडी बोर्ड रखा है प्रॉफिट हुआ है भाई 50% का, तो प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस निकालना है, तो क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। परसेंटेज कितना बोला मैंने अभी जस्ट जो एग्जांपल दिया 50% बोला ना, 50% यहाँ 50 आ जाएगा, 100 यहाँ है, और कॉस्ट प्राइस हम कॉस्ट प्राइस भी कुछ मैंने बोला था अभी, जो भी बोला था मैंने, ये कॉस्ट प्राइस इसमें आ जाएगा। तो ऐसे करके ये कैलकुलेशन करेंगे। अब क्वेश्चन में ऐसा दिया जाता है कि लॉस हुआ इतने परसेंट का, इतने में खरीदा था तो लॉस हुआ इतने परसेंट का, तो फिर इसका सीपी या इसका एसपी या एसपी क्या है, तो कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूला को यूज करके। तो प्रॉफिट के टाइम पे आपको ये याद रखना है, देखो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और लॉस के केस में माइनस है, इसके केस में प्रॉफिट के केस में प्लस, लॉस के केस में माइनस, बस इतना याद रखना है, दोनों सेम है, बराबर फॉर्मूला, प्लस और माइनस, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ये हो गया सीपी के केस में, ये हमारा आ गया सीपी का केस। अब आते सॉरी एसपी का केस, अब आते हैं सीपी वाले केस। सीपी वाले केस में क्या है, देखो इसका ठीक उल्टा हो गया, ये इसको हमने उल्टा कर दिया, दोनों दोनों सेम। देखो प्रॉफिट वाले केस में हमने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया और यहाँ सीपी की जगह आ गया एसपी। अब अगर देखो तो सेम चीज हुआ है, इसी से डिराइव होके ये आया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हम देखो सीपी निकालना है ना, सीपी यहाँ सीपी निकाल के रखा हुआ है, ये सीपी यहाँ रख के इसको पूरा इस साइड में ले आएंगे तो अल्टीमेटली हमें यही मिलेगा। तो मतलब ये भी डिराइव हुआ है यहाँ से, तो हम यार अगर इसको रखे तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, सिर्फ इसको अगर रखेंगे ना प्रॉफिट एसपी ये वाला रखेंगे तो इसमें से सीपी हम उल्टा कैलकुलेशन करके ये आ जाएगा। तो ऐसे ही
मतलब सारे फॉर्मूलाज याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर रख सकते हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज इससे भी इन दोनों से काम चल जाएगा, इन दोनों से ही आप निकाल सकते हो। मान लो आपको ऑलरेडी एसपी दिया हुआ है, ये दोनों फॉर्मूला तो हम एसपी के लिए यूज करते हैं ना, मान लो ये एसपी दिया हुआ है, आपको सीपी निकालना है, ये फॉर्मूला ना यूज करके आप ये यूज करना चाहते हो, कोई बात नहीं, एसपी दिया हुआ है ना, आपको एसपी की जगह एसपी पुट कर दो, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस जो भी दिया हुआ है वो पुट कर दो, सीपी की जगह सीपी रख दो, फिर नॉर्मल कैलकुलेशन करो, जो रह जाता है इसको इस साइड में ले आओ, डिवाइड करो, जो भी आएगा इधर कैलकुलेशन होने के बाद वही सीपी निकल जाएगा। तो इसमें पुट करके जैसे वैल्यू आएगा, इसमें भी पुट करके वैल्यू वही आएगा। ये सिर्फ एक डिराइवेशन है, इससे निकाला हुआ एक और फॉर्मूला है, इसी से हमने डिराइव किया हुआ है, लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वेल एंड गुड है, नहीं आया तो उसको अब शुरू में जो मैंने अभी तक बोला है ना उसको फिर से रिपीट करो, रिपीट देखो। और ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है, बहुत ही इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई मतलब डाउट नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस वाले साम की कॉन्सेप्ट जो अभी तक समझाया है इतना तो समझ में आ जाना चाहिए। अब कुछ साम्स लेते हैं, उससे क्लैरिटी और बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो साम्स लेते हैं और समझते हैं कि कैसे करते हैं डिफरेंट टाइप्स के साम्स। अब हम कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ये आप अपने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मोहन ने अपनी घड़ी बेचा 500 रुपए लॉस में, लेकिन बेचा कितने में, 1000 रुपीज में। 500 रुपए लॉस करके उसने 1000 में घड़ी बेचा, तो 1000 में बेचा, 500 रुपए लॉस में बेचा, मतलब 1500 की घड़ी थी, 500 रुपए लॉस होने के बाद 1000 में बेचा, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस था 1500 और सेलिंग प्राइस 1000। अब कॉस्ट प्राइस जो है ना, हमने मनी मन कैलकुलेट कर लिया कि 1000 रुपए में बेचा, 500 लॉस होने के बाद 1000 रुपए में बेचा, इसका मतलब 1500 था प्राइस श्योर, ठीक है। अगर ये दिमाग में नहीं आता कैलकुलेशन, कोई बात नहीं, हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है लॉस इक्वल टू, लॉस बोल रखा है ना यहाँ लॉस, तो लॉस वाला फॉर्मूला क्या था, लॉस इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, ये था ना हमारे पास। तो लॉस का हम लिख लेंगे 500, सीपी का हमें पता नहीं है, एसपी कितने में बेचा, 1000 रुपीस में बेचा। अब इसमें से हम निकालेंगे तो 500 यहाँ 1000 को इस साइड में ले आते और सीपी, तो हमारा क्या हो गया, 1500 हो गया सीपी। तो ऐसे करके सीपी आ जाता है 1500, कॉस्ट प्राइस आ गया हमारा। अब क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, निकाल लिया हमने, एंड लॉस परसेंट। तो मैंने ये बोला था कि हमेशा परसेंटेज जो है, लॉस परसेंट या कॉस्ट प्रॉफिट परसेंट, ये हमेशा कैलकुलेशन होता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, तो इसलिए कॉस्ट प्राइस निकालना बहुत जरूरी होता है, हमने निकाल लिया ऑलरेडी। अब लॉस परसेंट, हम लॉस परसेंटेज लॉस, ये फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला था लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100%। लॉस कितना था हमारा, लॉस था 500 का, 500 हमने लिख लिया, और कॉस्ट प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस है 1500, और हम साथ में 100% ये डाल देंगे, ठीक है। अब हम अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ गया और ये 3 आ गया, ठीक है। अब 3 से इसको ये करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 33.33%, ये हो गया हमारा लॉस परसेंट। तो ऐसे वाले सम ऐसे किए जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें क्या बोला गया, एक बंदे ने 9 पेन खरीदा है 90 रुपए में, और फिर उसमें से 8 पेन बेचा 88 रुपए में इसी रेट में। अब देखो, अब यहाँ बोला गया कि प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है वो बताओ। अब ऐसे वाले साम्स में एक और एग्जांपल देता हूँ इसमें से हट के, जैसे ऐसे बोला जाता है कि मैंने मान लो 50 कुछ पेन खरीदा है, 50 पेन खरीदा है मान लो 200 रुपए में। अब मैं 50 पेन, मैंने मेरे पास, मैं दुकानदार हूँ, 50 पेन मैंने खरीदा है। अब 50 पेन खरीदा है 200 रुपए, मतलब 4 रुपए करके बन रहा है ना, 4 रुपए का एक पेन है, तो मैंने 50 200 रुपए में खरीदा। अब उसमें से मैंने बेचा पेन, उसमें से अलग अलग दुकानदार क्या करते हैं, दर्जन के हिसाब से लेके आते हैं होलसेल प्राइस में, और फिर उसमें से रिटेल करके एक दो ऐसे करके बेचते हैं। तो मैं अगर 6 से या 5 पेन ऐसे करके बेचता हूँ कि 6 का एक सेट बना लिया और उसको बेच दिया 60 रुपए में, ठीक है। तो ऐसे करके सारा जब पेन 50 पेन में बेच डालूंगा तो मेरा कितना आएगा निकल के, ठीक है। तो वो जो भी निकल के आएगा, जितना खरीदा है और जितना बेचा है दोनों सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे। तो बेचा, अगर ज्यादा में बेचा है तो प्रॉफिट होगा, कम में बेचा है तो लॉस होगा। अब ऐसे वाले केस में हमें क्या करना होता है, हमें बस ये देखना होता है, अब कंफ्यूज हो जाओगे तो कि ऐसा कैसे करना है।
आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि ऐसे वाले सम में पर पेन का कॉस्ट प्राइस और पर पेन का सेलिंग प्राइस निकालना है। यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है पेन, यस, पर पेन का कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट कितना पड़ा, 9 पेन खरीदा है 90 रुपए में, तो एक पेन का कितना हो गया 10 रुपए। तो कॉस्ट प्राइस एक पेन का कितना हो गया 10 रुपए हो गया, ठीक है, एक पेन का 10 रुपए हो गया। अब बेचा कितने में है, बेचा कितने में है, किस रेट में, 8 पेन 88 रुपए में। 8 पेन अगर 88 रुपए में बेचा है तो एक पेन कितने में बेचेगा 11 रुपए में। 8 पेन 88 रुपए में, तो एक पेन कितने में, 8 11 कितना होता है 88, तो मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है, 11 हो गया ना। कॉस्ट प्राइस इतना हो गया, सेलिंग प्राइस इतना, तो प्रॉफिट कितना हुआ हमारा, सेलिंग प्राइस ज्यादा है इसका मतलब प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 11 माइनस 10 हो गया हमारा, 1 रुपए प्रॉफिट हुआ, एक पेन में 1 रुपए प्रॉफिट हुआ। तो एक्चुअली पेन कितना था, कितना खरीदा था, देखो रेट इस रेट में बेचा है इसने बंदे ने, लेकिन एक्चुअली खरीदा कितना था, सामान कितना था उसके पास, 9 पेन ही था उसके पास। रेट हालांकि इसी रेट में बेचा उसने, ठीक है, 9 पेन इसी रेट में बेचा, 8 पेन 88 रुपए। ये जो 8 पेन 88 रुपए ये रेट है ना, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि 11 रुपए करके एक पेन खरीदा है, सॉरी बेचा है। इसके जगह अगर होता ना कि 6 पेन 66 रुपए में बेचा, तो बात क्वेश्चन आंसर एक ही होता, ठीक है, 6 पेन 66 रुपए में, मतलब एक पेन 11 रुपए में बेच रहा है। तो रेट ये जो है ना, ये आपको रेट बता रहा है किस रेट में बेचा है, किस रेट में। 5 पेन 55 रुपए में, 4 पेन 44 रुपए में, तो ये बता रहा है कि भाई एक पेन 11 रुपए में बेचा है, तो उस रेट में बेचा है, रेट बताने के लिए ये लिखा हुआ है और कुछ नहीं। तो हमने यहाँ से निकाला है 11 रुपए में बेचा एक पेन, खरीदा कितने में था 10 रुपए में, तो हमारा प्रॉफिट कितना निकल के आया 1 रुपए निकल के आया, जो कि एक पेन पे। अब एक्चुअली सामान कितना है, दुकानदार जो बंदा है इसके पास 9 पेन है ना, 9 पेन खरीद के बेच दिया, तो 9 पेन था ना उसके पास, मतलब 9 पेन 9 को अगर बेच देगा तो कितना मिलेगा, एक पेन में 9 मिलता है, 1 रुपए मिलता है, तो 9 पेन में कितना मिलेगा, 9 पेन में 9 रुपए मिलेगा। तो ये आंसर हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया हमारा 9 रुपए। तो ऐसे करके इस टाइप के काम को किया जाता है। अब एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा डिफरेंट है, इसको समझने की कोशिश करो। इसमें क्या बोला गया है कि एक दुकानदार ने एक कस्टमर को बोला, भाई देखो मैं तुमसे कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ, मैं जितने में मैंने खरीदा है ना उतने में ही तुम्हें दे रहा हूँ। तो यही बोला, ऐसे बोलते हैं ना दुकानदार कि कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ, तुम जानने वाला हो इसलिए तुम्हें ऐसे ही मतलब सेम रेट पे दे रहा हूँ, तो यही बोला। लेकिन उसने क्या किया, अब कस्टमर को कपड़ा चाहिए, मान लो 1 मीटर कपड़ा, तो उसने क्या किया, दुकानदार ने 1 मीटर की जगह जब नापा ना मीटर रॉड से, जिसे मापते हैं स्केल से, तो 100 सेंटीमीटर की जगह, 100 सेंटीमीटर मींस 1 मीटर, तो 100 सेंटीमीटर की जगह 95 सेंटीमीटर नाप के, उतना काट के कस्टमर को दे दिया। कस्टमर को लगा 1 मीटर मिला है, मतलब 100 सेंटीमीटर कपड़ा मिला है, लेकिन एक्चुअली दुकानदार ने 95 सेंटीमीटर दिया। तो बचाया कितना, धोखे में रख के बचाया कितना 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर, ये जो अलग 95 सेंटीमीटर का तो पैसे लिया ही, 5 सेंटीमीटर का भी अलग लिया ना, क्योंकि 95 प्लस 5 हो गया 100 सेंटीमीटर, पूरे 100 सेंटीमीटर का पैसे लिया, ठीक। दिया कपड़ा कितना 95 सेंटीमीटर, लेकिन लिया 100 सेंटीमीटर का, मतलब 5 सेंटीमीटर का उस दुकानदार ने कस्टमर से पैसे लिया, जो प्रॉफिट में आएगा। वो 5 सेंटीमीटर तो दिया ही नहीं ना कपड़ा, पैसे मिल गया उसका, लेकिन कपड़ा दिया नहीं, तो इसका मतलब प्रॉफिट में आ गया। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट गेन परसेंट निकालना है ना। फॉर्मूला क्या है गेन परसेंट का, फॉर्मूला ये है गेन डिवाइडेड बाय गेन या प्रॉफिट, एक ही बात है। तो परसेंटेज गेन कितना, परसेंटेज गेन या परसेंटेज प्रॉफिट जो है, ऊपर गेन होगा और नीचे क्या होता है सीपी होता है, और 100%, ये था ना फॉर्मूला। अब गेन कितना था 5 सेंटीमीटर, अब यहाँ कोई अमाउंट या कुछ नहीं दिया हुआ है, तो मेजरमेंट को ही हम ले लेते हैं, 5 सेंटीमीटर का प्रॉफिट है ना कपड़ा। और कॉस्ट प्राइस कितना है 95, क्योंकि दुकानदार ने तो 95 सेंटीमीटर ही कपड़ा दिया है ना, तो दुकानदार के लिए कॉस्ट कितना पड़ा, वो 95 सेंटीमीटर उतना ही कपड़ा दे रहा है ना दुकानदार कस्टमर को, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस तो 95 सेंटीमीटर ही है, जितना उसने कपड़ा दिया उतना ही उसका कॉस्ट प्राइस है। तो 95 यहाँ हम लिख लेते हैं और यहाँ 100 लिख लेते हैं। अब इसको कटिंग करेंगे तो आएगा 19, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करके अब बाकी कर लेने हैं, 5 9 जा 95 एंड 50, ये हो गया इतना अप्रोक्स हम रख लेते हैं 5.2%।
तो ऐसे और भी डेसिमल पॉइंट में आप लिख सकते हो, लेकिन ऐसे ही हम जो भी क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज में होगा उसके अकॉर्डिंग 2 डिजिट होता है, 3 डिजिट होता है, तो आप करके लिख लेना। ये मैंने अप्रोक्सीमेट लिख रखा है। तो ऐसे करके किया जाता है इस टाइप के सम। अब एक और क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें क्या है, बहुत बार खरीदना बेचना हुआ है, तो उस केस में हमें कैसे करने हैं सम, देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ए ने क्या किया, अपने आर्टिकल मतलब कोई भी एक सामान उसने बी को बेचा 20% लॉस में, फिर बी ने बेचा सी को 15% गेन में, फिर सी ने डी को बेचा 5% लॉस में, फिर डी ने ई को बेचा 10% प्रॉफिट में। और अगर E हैज टू पे, मतलब E को अगर D ने E को बेचा ना, तो E को अगर 500 रुपए देने पड़े, तो A का कॉस्ट प्राइस कितना था, मतलब A ने कितने में खरीदा। A ने कहीं ना कहीं से तो खरीदा होगा, दुकान से हो कहीं से हो, खरीद के उसने यूज किया। ऐसे करते हैं ना हम लोग, मोबाइल हो कुछ भी हो, खरीदते हैं, खरीदने के बाद क्या करते हैं, दुकान से खरीदने के बाद कुछ दिन चलाने के बाद, कुछ महीने चलाने के बाद बेच देते हैं। हमने किसी को बेचा, फिर उसने किसी और को बेचा, तो ऐसे बेचना खरीदना ये चलता रहता है, और कहीं किसी केस में प्रॉफिट होता है, किसी केस में लॉस होता है। तो ये यहाँ बहुत बार हो गया, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ई, 4 बार हो गया खरीदना बेचना। अब इसमें से हमें निकालना है फाइनली कि ए ने कितने में खरीदा है, इसमें से देख के। तो ऐसे वाले केस में आपको क्या करने हैं, आपको नेट चेंज फैक्टर, ध्यान रखो ऐसे वाले केस में हमें निकालना है नेट चेंज फैक्टर, नेट चेंज फैक्टर, ठीक है। तो नेट चेंज फैक्टर क्या है, नेट चेंज फैक्टर वो हो गया कि इसको कैसे निकालेंगे, इसको बस यहां से देखो आप, यहाँ क्या है, ए ने बी को बेचा 20% लॉस में, 20% लॉस में बेचा है, मतलब कितने परसेंट में बेचा, 80% में। तो हम यहाँ लिखेंगे 80/100, ठीक है, इनटू नेक्स्ट वाले केस में बी ने सी को बेचा एट ए गेन ऑफ 15%, 15% गेन में बेचा, मतलब कितने में बेचा, 115% में, 115% में, ठीक है। फिर हम लिखेंगे सी ने डी को लॉस में बेचा, 5% लॉस में बेचा, मतलब अगर 5% लॉस मतलब कम करके बेचा, मतलब 95% में बेचा, तो 95/100, ठीक है। और फिर ये डी टू ई प्रॉफिट 10% प्रॉफिट में बेचा, मतलब 110% में बेचा, 110%, ये हम कैलकुलेट करेंगे और हमारा आ जाएगा ये नेट चेंज फैक्टर। इसको फिर से समझो, देखो अगर मैं बोल रहा हूँ ए ने बी को बेचा 20% लॉस में, 20% लॉस करके मतलब कम करके बेचा, तो मतलब बेचा कितने में, परसेंटेज का जब सम होता है तो हम क्या करते हैं, 10% निकाल दो किसी भी चीज से, कितना रहता है 90%, सीधा सीधा हिसाब है, 100 से माइनस कर लेते हैं। तो 20% लॉस में बेचा, इसका मतलब 20% कम कर दिया तो रह कितना जाता है, 80% रह जाता है। परसेंट से 80% परसेंट मतलब क्या है, 100 में कितना है, ठीक है, 20% मतलब 100 में 20, तो 100 में 20 अगर हटा दिया जाता है तो रह कितना जाता है, 100 में 80 रह जाता है, ठीक, तो 80% आ जाता है। तो ऐसे ही 20% कम हो गया, मतलब 100 में 20 हटा दिया तो कितना रह गया, 100 में 80 रह गया ना, मतलब इतने में बेचा तो 80%, इसलिए 80/100 हमने लिखा है। नेक्स्ट वाले केस में प्रॉफिट हुआ है, 15% प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो 100 में 15 रुपए प्रॉफिट हुआ है, मतलब कितना, 115 रुपए में बेचा है ना, तो मतलब 100 वाले चीजें 115 रुपए में बेचा है, तो 115% हो गया, इसलिए हमने प्रॉफिट वाले केस में 100 के साथ प्लस कर देंगे और लॉस वाले केस में 100 से माइनस कर देंगे। यहाँ कितना हुआ है, 5% लॉस हुआ है ना, लॉस, तो हमने इसलिए 100 से 5 माइनस कर दिया, 95 हो गया। इस वाले केस में नेक्स्ट लास्ट वाला केस जो है, इसमें 10% प्रॉफिट हुआ, तो 10 ऐड कर दिया, 110। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आता है, 1 0 0 हम काट देंगे, 1 2 3 4 जीरोस, नीचे कितने जीरोस रह जाता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 1 2 और आएगा इधर हमारा 0 और ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा
इसको हम कैंसिल करेंगे तो आ जाता है 9614 डिवाइडेड बाय 1020। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा नेट चेंज फैक्टर। अब हमें क्या निकालना है, इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो ऐसे वाले साम में आपको ध्यान रखना है, पहले नेट चेंज फैक्टर निकालना है, ये हमने निकाल लिया। फिर हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है ना, ए का, ए ने कितने में खरीदा है स्टार्टिंग में। तो फॉर्मूला क्या है, ए का हो गया सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय नेट चेंज फैक्टर, नेट चेंज फैक्टर। तो ये सेलिंग प्राइस कितने में खरीदा, कितने में बेचा, फाइनल सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस जो है ना, ए का सेलिंग प्राइस नहीं, फाइनल वाला सेलिंग कितना आ गया, लास्ट में डी ने ई को बेचा ना, कितने में बेचा है, 500 में बेचा है। तो 500 यहाँ लिखेंगे, 500 नीचे देंगे, ये नेट चेंज फैक्टर 9614 और इसके नीचे 1000, सॉरी 10000। फिर इसको देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे 100 एंड यहाँ जगह नहीं हो रहा है। अच्छा, ये हो गया हमारा 1 2 3 4 और नीचे आ गया 9614। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा करीब 526। तो सीपी हमारा ऐसे करके निकल जाता है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो सीपी हमारा निकल जाता है 526, मतलब ए ने 526 में खरीदा है और फिर इसने बेचा है 20% में। फिर ये सब खरीदना बेचना चलता रहा और लास्ट में जाके फाइनली 500 में डी ने ई को बेचा है। तो ऐसे वाले साम आपको ध्यान रखना है कि इससे, इसमें पहले नेट चेंज फैक्टर निकालना है। नेट चेंज फैक्टर कैसे निकालना है आपको समझ में आ गया होगा। अब ये निकाल के ये फॉर्मूला आपको यूज करना है और ऐसे कर लेना है आपको।